नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया है होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के आज के प्रमुख बिंदु। इससे पहले क्लास में भी हम गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन पढ़ रहे थे और कम पढ़ते हुए हम रायपुर से उनको दुर्ग लेके आ चुके थे। दुर्ग से भी हमको धमतरी ला चुके थे। धमतरी जुड़े जितने तथ्य थे हम उसको पढ़ चुके थे। उसके पश्चात हम देखे थे जैसे वो धमतरी से निकल रहे थे अपने रायपुर के लिए, तो धमतरी से निकलते समय मकई बंद में वो पोटली फेंकी गई, उस सब उसका नीलामी हुआ राज्य में। आपको वो तथ्य याद है। फिर वहाँ से निकलते हुए रायपुर पहुँचे। फिर रायपुर से गांधी जी अब बिलासपुर की ओर निकलते हैं तो भाई रात हो चुकी है, दिन में वहाँ से निकले रहते हैं तो रात्रि के समय है। तो 25 नवंबर को ही तिथि था। तो 25 नवंबर को ही 1933 को मैं आपको देखिए महसूस कीजिए 25 नवंबर को धमतरी गए, उतना दूर उतना वापस है, उतना सब संबोधन करके जनसभा आयोजित करके फिर उसी रात्रि को निकल रहे हैं बिलासपुर की। मतलब उस एज में उस मतलब क्या जज्बा था यार, मतलब समझिए 1933 में इस समय उनकी उम्र कितना था आप खुद ही कैलकुलेट कर लिया। 1869 से पैदा हुए थे तो ठीक है। 69 70 चलिए मैं जोड़ता हूँ। 69 70 30 33 30 सबको हो गया 63 64 64 साल के थे लगभग समझिए गांधी जी से। 64-65 साल की उम्र में ये ऐसा व्यक्तित्व, इतना एनर्जी, अपने देश के प्रति इतना झुकाव। और आप लोगों को उनसे जुड़े जो विवाद रहते हैं जिनके वजह से आपको गांधी जी की इमेज को आप धूमिल करते हैं अपनी नज़रों में, वो सबको मैं आपको डाउट क्लियर कर चुका हूँ। तब समझिए कितने बड़े व्यक्तित्व थे ये। इसलिए भारत सरकार में ऐसे इनको राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दे दी गई है और उसको इतने साल तक बरकरार ऐसी ही नहीं है, तो उसका महत्व समझिए। और गांधी जी की राष्ट्रपिता पूरे देश के हैं, राष्ट्रपति की उपाधि ऐसी उनको नहीं मिली किसी ना किसी पर्टिकुलर पार्टी के हैं, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के। वो पूरे राष्ट्र के पिता हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। आप देख रहे हैं क्यों राष्ट्रपिता हैं, यही उनके अंदर की क्वालिटी है। तो चलिए आइए 25 नवंबर 1933 को रात्रि में जरहा भाटा चौक में स्वागत होता है बैरिस्टर छेदीलाल जी द्वारा गांधी जी का जब बिलासपुर आगमन होता है। तो गांधी जी रात्रि निकलते हैं रायपुर से। जब रायपुर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले रात्रि में जिस बिलासपुर जिस स्थान पे पहुंचते हैं वो स्थान है जरहा भाटा है। जैसे रायपुर में सबसे पहले आए थे आमा अपारा, आम खाए रायपुर में आमा अपारा, यहाँ जरहा भाटा आम जर गया याद रखने बता रहा हूँ। रायपुर है तो जरहा भाटा आमा पारा और बिलासपुर तो जरहा भाटा। तो जरहा भाटा चौक में स्वागत हुआ बैरिस्टर छेदीलाल जी। और यहाँ पे भोजन रात पहुंचे भाई, तो वहाँ भोजन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। भोजन करके थोड़ा विश्राम किए। तो भोजन करके विश्राम किनके यहाँ किए, तो वो व्यक्ति थे कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ। किनके यहाँ, कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी के यहाँ। और रायपुर में किनके यहाँ जब आमापारा से आए थे तो रायपुर में किनके यहाँ विश्राम किए थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के यहाँ। पंडित रविशंकर शुक्ल जी के यहाँ। धमतरी के तो इनके यहाँ भोजन किए। सतनामी मोहल्ले गए थे तो वहाँ भोजन किए। ठीक, तो याद रहेगा आपको। हाँ सर, याद रहेगा कि रायपुर आए थे और पंडित रविशंकर शुक्ल जी के यहाँ रहे थे और खाना खाए थे। बिलासपुर आए तो कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ आके खाए हैं। सर कैसे याद रहेगा, खाना पकाना है, भोजन खाना है उनको। भोजन किस में पकती है, आग में पकती है तो अग्निहोत्री। हाँ सर अब याद रहेगा सर, भोजन किस में पकती है, अग्निहोत्री में। ठीक है, अग्नि में पकती है अग्निहोत्री। हाँ सर याद हो गया। 26 नवंबर 1933 का बात है। 25 नवंबर को भाई रात हो गया, अब 26 नवंबर का सुबह का बात है कि 26 नवंबर 1933 को विशाल जनसभा को संबोधन किया गांधी जी ने पूरे बिलासपुर में। और इसके पश्चात जिस सभा स्थल जिस समय वो सभा स्थल था, जो वो सभा स्थल का नाम ही गांधी चौक पड़ गया, जो वर्तमान में स्थापित है बिलासपुर गांधी चौक, जो पूरे PSC का केंद्र है, जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, जितने बुक दुकान है, सबके सब वहाँ पे स्थापित है। एलोरा बुक डिपो, पटेल ट्यूटोरियल, टूटेजर ट्यूटोरियल, सबके रास्ते वहीं से जाते हैं। दिल्ली IAS, आपके हरिराम का कंपटीशन एकेडमी, जितने भी हैं जितने भी कोचिंग्स हैं, जितने भी कोचिंग्स हैं, सबके सब वहीं पे स्थापित, सबका सब हब है वो पूरा। आप जानते हैं जितने भी तैयारी करने वाले मेरे भाई बंधु बहनें हैं उन सबके सब जानते हैं। तो देख लिए, तो वही गांधी चौक जो था वहाँ पे एक समय गांधी जी आकर वहीं पे जनसभा को संबोधित किए थे, इसलिए उस स्थान का नाम आज गांधी चौक है जहाँ गांधी जी की मूर्ति स्थापित है। तो गांधी चौक कैसे पड़ा आप देख लिए। हाँ सर देख लिए। यहाँ भी गांधी हरिजन फंड हेतु भेंट करने बोलेंगे, महिलाओं को भी सहयोग था इसमें फंड में देने में। महिला लोग यहाँ भी अपना अपना गहना दान किए। बिलासपुर भाटापारा, फिर देखिए फिर कैसे जाते हैं, फिर बिलासपुर से वाया भाटापारा होते हुए रायपुर पहुँचते हैं। जैसे दुर्ग से वाया कुम्हारी होते हुए रायपुर पहुंचे थे, वैसे ही बिलासपुर से वाया भाटापारा होते हुए रायपुर पहुंचते हैं। एंड यहीं से रेल से गांधी जी रेल से है ना रायपुर पहुंच गए। बिलासपुर से भाटापारा होते हुए रायपुर पहुंचे और रायपुर से ही रेल के माध्यम से रायपुर से गोंदिया होते हुए वाया गोंदिया, रायपुर से वाया गोंदिया होते हुए बालाघाट मध्य प्रदेश पहुंच गए। तो ये छत्तीसगढ़ गांधी जी का पूरा हो गया क्रम, कैसे छत्तीसगढ़ में आए दुर्ग से और कैसे चले गए गोंदिया होते हुए बालाघाट मध्य प्रदेश। ठीक है सर।
पर जाने से पहले जब बिलासपुर से भाटापारा और भाटापारा से रायपुर पहुंचे तो रायपुर पहुंच करके उन्होंने स्वतंत्र समानता और स्वतंत्रता का संदेश दिया वहां के लोगों को, रायपुर के लोगों को, कि आप समानता लेकर के आइए, एक दूसरे में छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच वो दूर कीजिए, और स्वतंत्रता लेकर के आइए, अपने विचारों की स्वतंत्रता, व्यवहारों की स्वतंत्रता, है ना। तो समानता और स्वतंत्रता का संदेश देते हुए गांधी हरिजन के उद्धार के लिए, हरिजनों के उत्थान के लिए ही इसे, उनको भी समानता दीजिए, उनको भी स्वतंत्रता दीजिए अपने विचारों को रखने के लिए, आप भी अपने विचार रख सकिए। इस तरह हरिजनों को समानता और स्वतंत्रता का संदेश देते हुए सभी लोगों को हरिजन उद्धार के उद्देश्य हेतु ये उन्होंने ये संदेश दिया। और उसके बाद वो रायपुर से गोंदिया होते हुए बालाघाट चले गए। और अब देख रहे हैं कि या कुछ विशेष है इस महाकौशल यात्रा के दौरान। मैं बता रहा हूँ कि महाकौशल यात्रा के दौरान कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जो हरिजन उत्थान के लिए पूरे देश यात्रा पर निकले थे, उसी यात्रा को कहा जाता है महाकौशल यात्रा। और महाकौशल यात्रा दूसरे इस परिप्रेक्ष्य में भी है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल हिस्से में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो महाकौशल माने दक्षिण कौशल का नाम है महाकौशल, है ना। तो महाकौशल यात्रा छत्तीसगढ़ पर्सपेक्टिव में समझिए, पूरे भारत वाली यात्रा तो हरिजन उत्थान यात्रा कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ आए थे, तो छत्तीसगढ़ आप जानते हैं दक्षिण कौशल, प्राग कौशल मैंने कौशल नाम था इसका। जहाँ पर भानुमंतल आप कहानी सुनते हैं, उनकी पुत्री कौशल्या थी, कौशल्या के नाम पे कौशल, है ना। उससे भानु से पहले के और उनके पिताजी थे महाराज कौशल करके, उनका नाम से सुनते हैं कौशल क्षेत्र। कहीं कहीं आप कौशल जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, आपको ये पता है। तो दक्षिण कौशल क्षेत्र था छत्तीसगढ़, उत्तर कौशल यूपी वाले क्षेत्र को बोलते थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ गांधी जी कौशल क्षेत्र में आए हुए थे, इसलिए इस यात्रा को गांधी जी का नाम, इस यात्रा को गांधी जी का जो इस यात्रा होती है, इस यात्रा का नाम लोग इसे महाकौशल यात्रा बोलते हैं। आपको समझ आएंगे महाकौशल यात्रा क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो महाकौशल यात्रा के दौरान हरिजन फंड विशेष कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए कि सर्वाधिक प्राप्त भेंट उनको 1450 रुपये, बता रहा हूँ 1400 से अधिक रुपये उनको प्राप्त हुआ था। तो 1450 रुपये उनको कहाँ प्राप्त हुआ, सिर्फ रायपुर से प्राप्त हो गया, सिर्फ रायपुर से प्राप्त हो गया। सिर्फ रायपुर से ही गांधी जी को सबसे सर्वाधिक प्राप्त भेंट हुआ 1450 रुपये। आपको याद है 1450, साथ में 14,000 बोल रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है, आप देख लीजिए। मैंने पढ़ाते तक सब क्लियर हो जाएगा कहानी। अब कहानी शुरू में बताता हूँ तो उस समय थोड़े बहुत होते हैं ऊपर नीचे, तो उसको ध्यान मत दीजिए। तो 1450 रुपये रायपुर से इनको सर्वाधिक भेंट प्राप्त हुआ था। और छत्तीसगढ़ से कुल इनको जो भेंट प्राप्त हुआ वो थी 74,000 रुपये। उस समय लोग इनको 74,000 रुपये जितनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं, 1450 रुपये जितनी बड़ी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं, मतलब समझो उस समय 74,000 मतलब 74 लाख रुपए के बराबर थी। और 74 लाख रुपए को छत्तीसगढ़ प्रांत को उस समय मिला था, मतलब ऐसा अंदाजा लगा कि उतने बड़े अमाउंट लोग भेंट कर दिए थे। तो उस समय कितने बड़े दिल थे लोगों, कितने ज्यादा अपने राष्ट्र में चोट-प्रोत थे लोग अपने। तो गांधी जी के सर्वाधिक प्राप्त भेंट आप देखेंगे कि इनको रायपुर से हुआ 1450 रुपए का, और छत्तीसगढ़ से कुल प्राप्त हुआ 74,000 रुपए का। ठीक, हाँ याद रहेगा सर। गांधी जी के प्रवास से प्रभावित होकर पंडित रामदयाल तिवारी जी ने, गांधी जी प्रवास के थे, महाकौशल प्रवास, छत्तीसगढ़ प्रवास के प्रवास से प्रभावित होकर पंडित रामदयाल तिवारी जी ने गांधी मीमांसा की रचना की और इसको लिखना आरंभ किया। उस समय से देख रहे हैं आपके भाई 33 में आए गांधी जी, और इसको लिखते लिखते 3 साल का समय लगा। 33 में उनके जाने के बाद इसको लिखते लिखते गांधी जी को 3 साल का समय लगा रामदयाल तिवारी जी को, और इन्होंने गांधी मीमांसा पूर्ण रूप से लिख दी 1936 तक। तो रामदयाल तिवारी जी गांधी मीमांसा लिखना आरंभ कर 1936 में पूर्ण कर दिए। इस किताब को, गांधी मीमांसा किताब को 3 साल 33 में आए हैं, 3 साल 36 में पूर्ण कर दिया, आप ऐसे याद रखिए। तो गांधी मीमांसा किन्होंने लिखा है, रामदयाल तिवारी ने लिखा है। कैसे याद रहेगा सर, गांधी मीमांसा गांधी जी आते तो गांधी मीमांसा रहेगा ही, और रामदयाल तिवारी कैसा रहेगा, गांधी जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे तो रामदयाल तिवारी आपको याद रहेगा। ठीक, हाँ सर ये सब अच्छी बात है, हमको याद हो गया सर। चलिए सर 1936 3 साल आप ये बता दिए, 33 में 3 साल लगा लिखने में, तो 36 हो गया। ठीक है, 1936 में पूर्ण। कभी पूछ लेगा कि गांधी मीमांसा कब जाकर के लिखित रूप से कब पूर्ण हुआ, तो 1936 से आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब रायपुर जिला कांग्रेस की बहाली, रायपुर जिला काउंसिल की बहाली, रायपुर जिला काउंसिल की बहाली। तो हम आते हैं रायपुर जिला काउंसिल की बहाली पे, हम आते हैं। तो हम देखते हैं रायपुर जिला काउंसिल की बहाली पूर्व में, मैंने पहले से पहले जब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, उसी को लिखा हूँ। पूर्व में पहले ही 11 नवंबर 1930 को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था रायपुर जिला काउंसिल को। और उसके स्थगन के पश्चात, किसका 3 वर्ष पहले तो स्थगित कर दिया था, अंग्रेजों द्वारा स्थगन कर दिया गया था। तो पहले ही 11 नवंबर 1930, अब हम 33 चल रहे हैं, और 33 में 11 नवंबर 1930 में ही गांधी जी के आगमन से पहले 30 में वही कर दिए थे स्थगन। तो 3 वर्ष के लिए स्थगन कर दिया गया था। तो 30
3 साल जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। और 33 में गांधी जी भी आए थे, तो गांधी जी के प्रभाव के तहत और यहाँ पे फिर से सब लोगों में राष्ट्रीय भावना जाग गई। उसके तहत आप देखेंगे कि इसके वापस इसको फिर से इसकी बहाली हुई, मतलब फिर से पुनः शासन का प्रबंध अंग्रेजों ने भाई स्थगित कर दिया था, अंग्रेजों ने स्थगन कर दिया था, है ना। तो अंग्रेजों ने स्थगन कर दिया था तब 3 वर्ष तो स्थगित कर दिया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने फिर से, और समझो पहले कौन अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष पहले थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी अध्यक्ष थे समझो 1930 में, और 3 वर्ष के लिए स्थगन हो गया। तो समय आ गया 1933 का। 3 वर्ष के पश्चात फिर से शासन मिला। 33 का समय पूरा निकल गया, तो 3 वर्ष पश्चात बोला हूं मैं, तो 3 वर्ष 33 में 3 जोड़ेंगे तो 33 का पश्चात में 34 में पहुंच जाएंगे। तो पुनः शासन का प्रबंध पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, शुक्ल जी में पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जिक्र हो रहा है, पुनः शासन का प्रबंध पंडित रविशंकर शुक्ल जी को सौंपा गया 8 मार्च 1934 को। ये आपको पता है। वैसे आपको पता ही है कि 1927 से लेकर 37 तक ये रायपुर जिला काउंसिल कमेटी की बहुत ज्यादा उठापटक वाली स्थिति थी, जिसमें 30 में इनको स्थगित कर दिया गया था, फिर से इनको 34 में शासन दे दिया गया। फिर जब इस समय शुक्ल जी आए और उनके बाकी सब लोग आए, फिर से निर्वाचित होकर के जब आज चुन करके आए, तब देखेंगे कि फिर से उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। तो फिर 37 में पूर्ण रूप से इसको बंद कर देगा, पूर्ण रूप से इसको खत्म कर देगा, मतलब बंद करने की कोशिश करेगा अंग्रेज। और 37 में, इसलिए 27 से 37 तक आप स्ट्रगल पढ़ते हैं रायपुर जिला काउंसिल की बहाली का, पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं, तो आपको याद रहेगा। तो बस 8 मार्च 1934 और 11 नवंबर 1930 को बंद कब हुआ था, स्थगन कब हुआ था, 11 नवंबर 1930। तो 11/11/30 में बंद हुआ था, और फिर से कब मिला, 8 मार्च 34, तो 8/3/34 में। ठीक, याद रखेंगे। 2 नंबर अध्यक्ष कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल ही अध्यक्ष थे। ठीक है। अब अन्य घटना जो महत्वपूर्ण घटना है, जो बहुत कम पुस्तकों में उपलब्ध है और आजकल पीसीएस ऐसी जगह से क्वेश्चन उठाती है, तो कुछ प्रमुख बिंदु है जिस पर हम नजर डालते हैं, उसके महत्व को हम समझते हैं। चलिए, 1934 के केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन होता है। क्या 1934 में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन होता है। इसमें कांग्रेस से दुर्ग के, माने कांग्रेस के सीट से समझिए, दुर्ग के जो सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं वो होते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। अरे हाँ सर, पीछे बताया था सर कि घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित होकर के आएंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में। हाँ बेटे, और घनश्याम सिंह गुप्त जी आ रहे हैं यहाँ पे निर्वाचित होकर के बेटे, और यहाँ पे सदस्य बने हुए हैं। अर्थात इनको अब इस समय इनको नॉलेज हो गया कि कैसे सब व्यवस्थापिका में काम चलता है, कैसे सब काम धाम करना है। इसलिए आप आगे जाकर देखेंगे कि फिर से आप देखेंगे इनको कि ये अध्यक्ष भी बनेंगे। ठीक है, तो आप सदस्य के रूप में आप इनको देख रहे हैं, सदस्य के रूप में आप इनको देख रहे हैं घनश्याम सिंह गुप्त जी। ठीक, दुर्ग से। तो 1934 के केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा निर्वाचन में कांग्रेस के सीट से दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त जी सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आते हैं। ये एक विशेष कहानी तो छोटा सा याद रहेगा। हाँ सर, याद रहेगा हम लोग को। महाकौशल साप्ताहिक हिंदी पत्र, जो कि पहले नागपुर में महाकौशल एक साप्ताहिक हिंदी पत्र था। कभी पूछ लेता है कि महाकौशल कौन सी पत्रिका है, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, तो आप याद रखेंगे साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे सर। कैसे देखेंगे सर, महाकौशल, कौशल में स से साप्ताहिक, स से साप्ताहिक, स से साप्ताहिक। हाँ सर, याद रहेगा, क्योंकि स से आपका ना दैनिक होता है ना स से आपका मासिक होता है, स से सिर्फ साप्ताहिक होता है। तो महाकौशल के स से साप्ताहिक पत्रिका, अब तो नहीं भूलेंगे सर। तो महाकौशल जो कि एक साप्ताहिक हिंदी पत्र था, इसका हस्तांतरण हो जाता है नागपुर से रायपुर। अर्थात पहले नागपुर से प्रकाशित होती थी, मगर अब ये रायपुर से, पहले नागपुर से प्रकाशित होती थी, अब ये रायपुर से प्रकाशित होती है। और रायपुर में इसका प्रकाशन का जिम्मेदारी जो संभालते हैं वो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रकाशन पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया। किसका प्रकाशन किया, महाकौशल साप्ताहिक हिंदी पत्र का। तो आपको पढ़ते हैं कि महाकौशल साप्ताहिक हिंदी पत्र को किन्होंने प्रकाशन किया छत्तीसगढ़ में, आपको पता है कौन प्रकाशन कर रहे हैं भाई, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी कर रहे हैं सर। ठीक है सर। 1935 में हम आते हैं, मध्य प्रांत विधानसभा चुनाव होती है। आपको पता ही 1935 में मध्य प्रांत की विधानसभा का चुनाव हो रहा था। 34 में देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, केंद्र स्तर की केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा चुनाव 34 में हुआ। और मध्य प्रांत, जो मध्य प्रांत था छत्तीसगढ़ भारत का एक हिस्सा था, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस बरार हम जो बोलते हैं, सीपीएन बरार, तो बरार वाला जो हिस्सा मध्य प्रांत वाला, तो 1935 में मध्य प्रांत विधानसभा का चुनाव होता है। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ से चुने गए जो व्यक्ति हैं वो है रायपुर से ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। आपको याद रहेगा कि रायपुर से मध्य प्रांत विधानसभा में जो चुन के आते हैं
वो व्यक्ति कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो हाँ सर, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। व्यवस्थापिका सभा केंद्रीय स्तर की व्यवस्थापिका सभा बोलेगा तो घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से याद रखेंगे। और मध्य प्रांत का बात करेगा विधानसभा चुनाव में, तो हम देखें छत्तीसगढ़ से चुने गए थे, रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। वो 34 में सर, ये 35 में सर, सीक्वेंस में याद हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड सर। 34, 35 और 36 एकदम क्रम में लिखे हो सर आप, बहुत सुंदर सर। मध्य प्रांत विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ से चुने गए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रायपुर के सीट से। सर आप बोलोगे कि सर रायपुर ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर से क्यों चुने? आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए सर, जो राजनांदगांव के थे। तो बेटे आपको पता है जब द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन हुआ तो इनको राजनांदगांव से इनको निष्कासित कर दिया गया था, राजनांदगांव रियासत से। राजनांदगांव रियासत से जब इनको निष्कासित कर दिया गया तो उसके पश्चात या करके रायपुर में ही निवास कर रहे थे। इसीलिए रायपुर में आप देखिए जब वो क्या बोलते हैं गिरफ्तारी हो रहा था सेमिनार के अंदर द्वितीय चरण में, शुरू में तो इनका गिरफ्तारी हुआ था, याद है? 29 वाला, है ना? याद हो गया सर, सही बोल रहे आप। ठीक, तो बस तो 1936 में हम आगे खत्म हो गया। हाँ, तो 1936 में आइए। फिर से 1935 में अब आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे। 1935 में आपको पता है 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिस अधिनियम के तहत ही बरार वाला जो हिस्सा है उसको मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो मैं मध्य प्रांत नाम दिख रहा है, इसके बाद सर मध्य प्रांत तो बरार दिख रहा है, कैसे सर? क्योंकि इन दोनों के बीच में 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1936 के जब चुनाव हुआ तो उसमें मध्य प्रांत में बरार को मिला दिया गया था। तो यहाँ मध्य प्रांत लिखा है या मध्य प्रांत बरार लिखा है, क्यों लिखा पता चल गया, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बरार को मध्य प्रांत में जोड़ दिया गया। इस तरीके से आपको कोई बताता नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं 1935 में मध्य प्रांत बरार लिखना है या 36 में मध्य प्रांत बरार लिखना है। तो मेरे क्लास अटेंड करोगे तो कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। तो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। चलो, तो मध्य प्रांत विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें चुन के आगे ठाकुर प्यारेलाल जी, आपको पता चल गया रायपुर से। और रायपुर से क्यों आपको ये बता चुका, मैं एक शब्द का मतलब बताता हूँ यार। रायपुर से क्यों आए? क्यों निष्कासित हो चुके थे राजनांदगांव रियासत से, आपको पता है। हाँ ठीक है सर। तो और पता 20-24 फिर 1937 में, तो 20-24 और 37 में फिर तृतीय मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। तो 37 में हुआ नहीं है तो 35 में ही रहेंगे। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। 1936 में, और ये बता दो जैसे आप देख रहे हैं कि गांधी जी आ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे हैं, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आप देखे थे, बिलासपुर स्टेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी आए थे अपनी बीवी के इलाज के लिए। वो कहानी कभी कुछ सुनाऊँ विशेष तरीके से? सुनाया हूँ कि नहीं सुनाया हूँ? सुनाऊंगा कभी। चलिए फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी किस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आए थे, बिलासपुर स्टेशन में कैसे वेट किए थे, फिर वहाँ से पेंड्रा की ओर जाना था उनको, वहाँ ट्रेन चेंज करना पड़ता था। तो बिलासपुर स्टेशन की एक घटना है वो सुनाऊंगा इसके बाद। चलिए पहले इसको अगला कर दो आप लोगों के लिए, है ना। फिर बाल गंगाधर तिलक जी का आप नाम देखे थे, कैसे बाल गंगाधर तिलक जी स्टेशन आए थे, दुर्ग रायपुर बिलासपुर ट्रेन से होते हुए निकले थे, तो उनका उतना जिक्र पढ़ते हैं, है ना। फिर नेहरू जी का नाम पढ़ते हैं, वो आए थे 2-2 बार करके, है ना, बस वो सब चीज़। राजेंद्र प्रसाद जी आए थे 2-2 बार करके। वीवी गिरी जी आए थे, वो तृतीय मिल मजदूर आंदोलन हुआ था तब आए थे। तो जितने नाम सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आइए, तो 1936 में मध्य प्रांत बरार के गवर्नर नियुक्त होते हैं। फिर यहाँ चुनाव हुआ भाई, और मध्य प्रांत बरार के गवर्नर नियुक्त हुए। कौन गवर्नर नियुक्त हो गए यहाँ पे? ई राघवेंद्र राव जी गवर्नर नियुक्त हो गए, अर्थात इस पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे, अर्थात प्रथम व्यक्ति थे। कौन? ई राघवेंद्र राव जी गवर्नर के पद पे नियुक्त। आपको तीनों बता दूं, चलिए सर। 34 में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में घनश्याम सिंह गुप्ता याद रखना है, डाउट नहीं रखना है सर। ठीक है सर। 34 का काम खत्म। और 35 में आते हैं। 35 सर मध्य प्रांत, और 35 अधिनियम मध्य प्रांत बरार हो जाएगा। तो मध्य प्रांत में विधानसभा चुनाव का जो होगा उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह चुने जाएंगे। और मध्य प्रांत बरार जो 36 में होगा उसमें गवर्नर के पद पे ई राघवेंद्र राव जी चुने जाएंगे। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया है सर, याद हो गया। घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल और राघवेंद्र राव, याद रहेगा आपको। इनके साथ विधानसभा जोड़ के रखना है मध्य प्रांत का। इनके साथ आपको व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा जोड़ के रखना है, ठीक। हाँ सर, याद हो गया। चलिए अभी आपको याद हो गया तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन आपको डाउट जो होता है जहाँ पे आता है सब चीज मैं स्पष्ट कर दूंगा, आप लोगों को डाउट होने ही नहीं दूंगा किसी बिंदु पे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए बातें मैं बताया कि आगमन हम पढ़ रहे थे, हम आते हैं भाई आगमन पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के संकट आगमन पे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जब द्वितीय आगमन होता है तो दिसंबर 1935 में प्रथम आगमन हुआ था। हाँ सर, प्रथम आगमन हुआ था जब उस समय गांधी जी आए थे, फिर गांधी चले गए थे, उसके बाद इनका भी आगमन हुआ था।
इस बार गांधी जी आए, गांधी जी आके चले गए, तो उसके बाद फिर इनका आगमन हो रहा है। इनके बाद नेहरू जी का आगमन हो द्वितीय बार। पहली बार जब नेहरू जी आए थे तो उनको कैद, बीच रास्ते से उनको पुलिस पकड़ ली थी। इस बार नेहरू जी आएंगे शिक्षण समिति में बैठने के लिए। ये जब आए हैं तब ये अखिल भारत, पूरे भारतीय स्तर के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए आए थे यहाँ पे रायपुर में मीटिंग अटेंड करने, है ना। और नेहरू जी जो इनके पीछे आते हैं, ये कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने आते हैं, और वो शिक्षण समिति, नेहरू राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस मीटिंग अटेंड करने आते हैं, और आपके जो नेहरू जी हैं वो शिक्षण समिति की मीटिंग अटेंड करने आते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जब वो आए हैं, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी भी हैं जब वो आते हैं, तो दोनों का भी याद रखेंगे। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सेकंड आगमन, ठीक है सर, दिसंबर 1935 रायपुर जिला परिषद द्वारा। तो क्यों हुआ दिसंबर 1935 में, क्यों आए थे ये बता रहा हूँ कि रायपुर जिला परिषद द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रायपुर जिला परिषद है जिन्होंने अपने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया था, और उसका शुभारंभ किन्होंने किया था, इस रायपुर जिला परिषद का वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और इस अधिवेशन में सम्मिलित होने आए थे इस समय के कांग्रेस अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और इस समय रायपुर जिला कांग्रेस परिषद द्वारा ही मीटिंग कराई जा रही है, जिसका शुभारंभ कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो कौन आएंगे? तो 11 दिसंबर 1935 को इस अधिवेशन में सम्मिलित होने आए थे। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कब आए? आपके 11 दिसंबर 1935 के समय पे मीटिंग अटेंड करने आए थे, ठीक। और मगर शुभारंभ कौन किया था? वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, आपको जरूर याद रखना है, ठीक। और इस समय का कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपको भी याद रखना है, ठीक है सर। अरे जब ये आए तो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित किया, ठीक। तो आपको याद है कि समय इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित किया। हाँ सर, ठीक किया सर, बता दिए इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित किया। अच्छा बताया हो सर, वेरी गुड, आपको भी इनाम देंगे सर हम लोग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आपको फिर यहाँ जब नाम आया ही तो आपको एक साथ पढ़ा दूं मैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुए थे, तो आपको पता है कि वो 1921 में आए थे, ठीक ठीक। उनके साथ इस समय श्री राजगोपालचारी आए थे, ये आपको पता ही है ना, राजगोपालाचारी आए थे। उनके साथ राजगोपालाचारी जी आए थे, आपको पता है बात कि उनके साथ राजगोपालाचारी जी आए थे। पहली बार 21 में आए, दूसरी बार कब आए? पहली बार 21 में आए थे सर, दूसरी बार सर 35 में आए थे सर वो। हाँ, तो देखिए दूसरी बार वो 35 में आए हुए हैं, दिसंबर 1935 में, 11 दिसंबर 1935 को मीटिंग अटेंड करने रायपुर जिला परिषद के वार्षिक सम्मेलन का, जिसका शुभारंभ माखनलाल चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। पहली बार जब आए थे तो 1921 में आए थे। जब 1921 में आए थे तो उनके साथ कौन कौन आई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान आई थी। तो आप याद रख लेंगे, लिख लीजिए सब नाम ताकि आपको याद हो जाए। उस समय इनके साथ राजेंद्र प्रसाद जी के साथ उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी आई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी आई थी, ठीक। तो श्री राजगोपालाचारी, मैं बताते राजगोपालाचारी का राजगोपालाचारी और राजगोपालाचार्य दोनों नाम से ही इनको उल्लेख मिलता है कि राजगोपालाचारी आए थे और राजगोपालाचार्य आए थे करके। तब दोनों नाम याद रखेंगे, श्री राजगोपालाचारी आए थे या राजगोपालाचार्य, दोनों पूछे तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक। तो आपको होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ मैं आपको एक ही सब बताता हूँ, यहाँ पे 35 में नेहरू जी भी आ रहे हैं, तो ये भी आए थे उस समय, और ये एक बार 30 में आए थे। और जब ये 30 में आए थे जो है नेहरू जी 13 अप्रैल 1930 को, तो उस समय उनको बीच रास्ते से ही कैद कर दिया गया था। तो इनके याद रखेंगे, बीच रास्ते से पुलिस उनको उठा ली थी 13 अप्रैल 1930। अप्रैल 1930 फर्स्ट आगमन इनका नेहरू जी का, ठीक। फर्स्ट आगमन नेहरू जी का फर्स्ट आगमन हो गया। और इनका पहला आगमन आप देख रहे हैं 1921 में, फर्स्ट आगमन डॉक्टर जी का, ठीक। इनके साथ जब पहली बार आए थे तो राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तीनों आए थे। इस बार इनके साथ नाम नहीं है जिक्र, क्योंकि मीटिंग अटेंड करने आए थे, ठीक। तो आपको ये पता चल कि दोनों में तिथि याद रहेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उनका और संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, ये जब प्रथम छत्तीसगढ़ आए थे तो इनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री राजगोपालाचारी या श्री राजगोपालाचार्य ये आए थे 1921 में।
उस तरह से नेहरू जी भी जब पहली बार 13 अप्रैल 1930 को मीटिंग अटेंड करने ही प्रथम बार जब नेहरू जी आ रहे थे तो बीच रास्ते से ही नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके तहत जो मीटिंग अटेंड करने आ रहे थे वो 2 दिन के लिए स्थगित हो गया और 2 दिन बाद फिर वो मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। ये भी आपको पता है। चलिए वहां जाते हैं इस पे। जिन तो आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ध्वज फहराए हैं, आपको पता है, जनता को संबोधित किया भी आपको पता है। यहाँ पे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सेकंड आगमन के बाद पहला आगमन 21 में, दूसरा 35 में, 21 में 35 में एक साथ याद रख लेंगे, इसलिए आपको बताया वैसा 21 में 35 में 21 में 35 में 21 में कौन कौन आए थे उनके साथ राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, तो राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान बातें इनमें, ये भी पहली बार 30 में आए थे, फिर 35 में। तो आपके 21 में 35 में क्या है, 21 में 35 में या आपके 30 में 35 में, तो 35 दोनों कॉमन है। हाँ समझो दोनों 35 में ही आए हैं, ठीक है। ये 11 दिसंबर 1935 को आए हैं, ये 15 से 16 दिसंबर 1935 को आए हैं नेहरू जी। और क्यों आए हैं? वार्षिक शिक्षक समिति जो होती है, वार्षिक शिक्षक सम्मेलन, उसके लिए आए हैं। ये रायपुर जिला परिषद के वार्षिक सम्मेलन के लिए आए हैं और ये यहाँ के वार्षिक शिक्षक सम्मेलन के लिए आए हैं, दोनों बहुत अंतर है। मध्य प्रांत का 6वां वार्षिक शिक्षक सम्मेलन रायपुर में आयोजित हो रहा था, जिसके लिए 15 से 16 दिसंबर 1935 को नेहरू जी आते हैं रायपुर में और आयोजन रायपुर जिला काउंसिल द्वारा इसका किया जाता है। और कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से सम्मिलित होने आए थे नेहरू जी, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक। इससे पहले बोलेंगे सर आप यहाँ 11 दिसंबर को बोले कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यहाँ बोले 15 दिसंबर को ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हाँ बेटे, इस बीच में अध्यक्षता इन्होंने ले ली थी उनसे, इसलिए इनको अध्यक्षता मिल चुकी थी इस बीच में, इसीलिए ही, ठीक है। ओके सर, ओके, याद रहेगा। वो आपके आए 21 में आए सहयोग के समय में, फिर अब संविदा के समय में दिख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ये आए आपके संविदा के समय पे, संविदा के बाद में, संविदा के प्रारंभ, संविदा के अंत में। तो सर राजेंद्र प्रसाद से हमको असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन दोनों याद रखना है, मगर जो नेहरू जी उनके साथ हमको सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखना है कि सविनय अवज्ञा के शुरू वाले चरण में और सविनय अवज्ञा के लास्ट में आए, बाद में आए। हाँ तो ठीक है। और 35 दोनों में कॉमन सर, वो 21 में आए थे, ये 30 में आए थे। हाँ सर, हो गया सर। तो चलिए हो गया, तो आपका पता चलिए आपको कौन सा था, 6वां वार्षिक सम्मेलन था, 6वां वार्षिक शिक्षक सम्मेलन था। 6वां वार्षिक कौन सा वार्षिक? 6वां वार्षिक, 6वां वार्षिक, 6वां वार्षिक। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6वां याद रहेगा आपको। चलिए तो 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6वां वार्षिक सम्मेलन के लिए आए थे। चलिए सर, हो गया। आगे आ जाइए। अब आते हैं मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ में प्रांतीय चुनाव 1937। हम 35 दोनों को पढ़ लिए, ठीक है। तो 35 जब आप पढ़ लिए हैं तो आपको एक विशेष चीज बताऊं मैं कि आपको मैं यहाँ पे 36 का बताया था कि 35 में भारतीय शासन अधिनियम आता है। हाँ सर, बताया तो थे आपके, भारतीय शासन अधिनियम आता है करके। हाँ तो बस वही आप याद रखिए। ठीक, तो 35 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत ही मैं बताया था कि 35 में मध्य प्रांत विधानसभा चुनाव आप देख रहे हैं, और फिर बीच में मध्य भारत शासन अधिनियम जो आया उसके तहत बरार को मध्य प्रांत में जोड़ दिया गया। तो 35 में सिर्फ मध्य प्रांत था, 35 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारत शासन अधिनियम के तहत मध्य प्रांत में बरार को जोड़ा गया। इसलिए 1936 में अब मध्य प्रांत के साथ बरार लिखाने लग गया। हाँ सर, यहाँ सिर्फ मध्य प्रांत था, यहाँ मध्य प्रांत तो बरार दोनों लिखा है सर। सही बोले सर आप। हाँ बेटे, हम सही बोलते हैं। तो आपको 36 तक मध्य प्रांत बरार हो गया है। अब 1937 का चुनाव हम देख रहे हैं पुनः, तो आज 1937 के चुनाव पे मध्य प्रांत और बरार का छत्तीसगढ़ में प्रांतीय चुनाव देख रहे हैं 1937। सर कैसे याद रहेगा सर? ये 1937 में हुआ था। आजाद कब हुए आप? आजाद हुए 1947 में। आजादी से जस्ट 10 साल पहले, एग्जैक्ट 10 साल पहले ही आपका मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ में प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में। तो 47 में आजाद, 10 साल पहले 37 में आप ये हुआ है आपके साथ, ठीक है। चलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रांत का जो हिस्सा था, अब छत्तीसगढ़ बरार वाला जो हिस्सा था वो जोड़ दिया गया मध्य प्रांत में। 1937 के प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस को 1937 के प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस को 11 कुल 11 सीट में से 6 पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गई। अर्थात इस समय जब चुनाव, आपको पता है हमेशा चुनाव होता है सर। हाँ सर, अब पूरे भारत में चुनाव हो रहा है जब इस समय, आपके पास याद रखिए, इतने याद रखिए, पूरे भारत में चुनाव हो रहा है। वर्तमान क्या देखते हैं कि पूरे भारत में चुनाव हो रहा है, कितने सीट पे हो रहा है? कुल 11 सीट पे हो रहा है। कुल 11 सीट में से कितने पे बहुमत सीट प्राप्त हुआ है सर? कुल 6 सीटों पे बहुमत प्राप्त हुआ है। मगर सरकार कितने राज्यों में बने हैं सर? 8 राज्यों में बना है। मतलब 6 पे पूर्ण बहुमत है, मतलब बचे 2, 6 + 2 = 8, तो 6 में पूर्ण बहुमत, तो 2 में गठबंधन की सरकार सर। हाँ तो बस वही चीजें बेटे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में सबसे बड़े दल बनकर आई कांग्रेस और सरकार बनी 8 प्रांत में।
तो आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे। सर 8 प्रांत में सरकार बनी जबकि 6 में पूर्ण बहुमत थी। हाँ, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत पे ध्यान देना है, यहाँ देना सरकार बनी, तो 6 पे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और जो बाकी 2 थे उन 2 पे इनके गठबंधन के साथ सरकार बनी। इस तरीके से कुल 8 जगहों पर 8 प्रांतों पर कांग्रेस सबसे बड़ी सरकार बन के रूप में उभर कर सामने आई और कुल 11 में से 8 जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत 11 में से कुल 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में सबसे बड़े दल बनकर आई कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनी 8 प्रांत में। इसमें से छत्तीसगढ़ से जो लोग थे इस चुनाव में व्यवस्थापिका सभा में चुन के आए थे, व्यवस्थापिका में सबसे बड़े दल बनकर आए, तो जो चुन के आए थे इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, इसलिए प्रांतीय चुनाव लिखा हूं मैं, तो वहां से जो लोग चुन के आएंगे इसमें सम्मिलित होने के लिए, उनका नाम आप देखिए। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जी, हाँ सर याद रहेगा हमको, ये बड़ा नाम है। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव जी, हाँ सर ये तो पता ही, इनसे पहले ये सर गवर्नर बन चुके थे तो इनको अनुभव था इसलिए इनको लिया गया। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता जी, अरे हाँ सर आप बताए थे व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बने थे, अब इनको व्यवस्थापिका सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हाँ अच्छा, व्यवस्थापिका सभा बने सीधे घनश्याम सिंह गुप्ता जी लेना है हम लोग को, ठीक सर याद करवाए थे आप। हाँ सर थैंक यू सर, थैंक यू। और राघवेंद्र राव जी भाई उस समय गवर्नर बन चुके थे तो यहाँ फिर उनको ले लिया गया क्योंकि अनुभव था उनके पास। और उस समय एक और नाम हम पढ़े थे, ठाकुर प्यारेलाल जी पढ़े थे, और ठाकुर प्यारेलाल जी जो आप देखे थे कि विधानसभा के चुन करके आए थे, तो वहां पे विधानसभा चुन के आए थे। अब उनके रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल चुन करके आए हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है सर। मुख्यमंत्री चुनाव हेतु सभा सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो जाती है कि जो सभा चुन करके आई है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में, जो मध्य प्रांत में जो सभा चुन करके आई है, इस सभा का मुख्यमंत्री मध्य प्रांत का या बरार वाले हिस्से का सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसमें मतभेद हो जाता है। और इस मतभेद को सुलझाने में जो सबसे बड़ा अहम रोल निभाते हैं वो है हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी सबको सुलझा करके बोलते हैं कि देखो बेटे, इस पद के लिए तुमको चाहिए एक पढ़ा लिखा आदमी, तो चाहिए कौन, डॉक्टर आदमी रखो तुम। उस डॉक्टर का नाम रहता है आपका, कौन रहता है डॉक्टर का नाम, क्या रहेगा बताइए जल्दी से, बहुत फेमस नाम है। उन डॉक्टर का नाम है नारायण भास्कर खरे, डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। तो आपको याद रहेगा, हाँ सर सीएम का पद बनाना है तो कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, तो डॉक्टर रहेगा। डॉक्टर कौन, नारायण भास्कर खरे। खरे आप सर नहीं मानते, खरा उतर गया, मतलब सीएम के पद पे खरा उतरा, इसलिए उसको सीएम का पद मिल गया। दूसरा बात, डॉक्टर थे तो डॉक्टर खरे याद करवा दी सर, याद रह गया। नाम याद कराता हूँ, नारायण विष्णु जी का अवतार है, तो विष्णु जी के अलावा किसी और को पद मिलेगा क्या, नहीं, तो बस डॉक्टर नारायण खरे। तो डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, ये जिसके तहत 14 जुलाई 1933 को देखने आपकी मुख्यमंत्री चुनाव हेतु सभा सदस्यों में मतभेद हो गया। इसे सुलझाने हेतु डॉक्टर नारायण भास्कर खरे का नाम प्रस्तावित किया पंडित रविशंकर शुक्ल ने, और इस विवाद को यहाँ पे सुलझा दिया। विवाद को सुलझा तो दिया पंडित रविशंकर शुक्ल ने, और विवाद को सुलझाने के तहत ही 14 जुलाई 1937 को, कब, 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री, सीएम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री बने नारायण भास्कर खरे जी, आपको याद रहना चाहिए, ठीक। इस समय 1935 अधिनियम के तहत बरार को भी मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था, आपको पहले ही बता चुका हूं 8 से 10 बार में, तो दिक्कत है ही नहीं। कि 35 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही मध्य प्रांत में मिला दिया गया था बरार वाले हिस्से को, ठीक है। अभी चुन करके आ गए हैं, तो बस हम यहाँ तक ध्यान रखते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में, इसके अगले क्लास में हम इसके बाद इनकी चयन के बाद से फिर कैसे विवाद उत्पन्न होगा, कैसे हटेंगे, फिर कैसे रविशंकर शुक्ल जी आएंगे, हम सबका अध्ययन करेंगे। तो बस आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको देखते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।